नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लाइब्रेरियन 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे एवं प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिससे हमारे आगामी परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। टू डिलीट द फाइल्स परमानेंटली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस। तो जैसा कि आपको पता है कि शिफ्ट प्लस डिलीट की को दबाने पर कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को स्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट की। तो शिफ्ट प्लस डिलीट की को दबाने पर कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल प्लस डिलीट की, ऑल्ट प्लस डिलीट की, शिफ्ट प्लस डिलीट की। तो जैसा कि आपको पता है ये तीनों कीज किसी भी काम में नहीं आती हैं, सिर्फ एक की है हमारा यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट की, जो कंप्यूटर से किसी फाइल को, फोल्डर को, आइकन को स्थायी रूप से हटाने के लिए, स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए काम में आती है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन। हाल ही में नष्ट, डिलीट की गई फाइलें कहां संग्रहित होती हैं। तो आपको पता है कंप्यूटर में जो हम फाइलों को डिलीट करते हैं, तो फाइल, फोल्डर, आइकन को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं। तो डिलीट की का प्रयोग किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन डिलीट की से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में जाती हैं। तो बेसिकली जो फाइल हमने डिलीट की से डिलीट की है, हाल ही में जो फाइल डिलीट की है हमने, वो कहां जाएगी? रिसाइकिल बिन में। और अगर हम चाहते हैं कि फाइल को परमानेंटली डिलीट करें, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग करते हैं। और जो फाइलें हमारे रिसाइकिल बिन में चली गई, उन फाइलों को वापस कंप्यूटर सिस्टम में उसी जगह पर लाने की प्रक्रिया को हम रीस्टोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बग। कंप्यूटर में बग क्या होता है। तो बग बेसिकली कोई एक एरर है। बग क्या है? बग हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो हम बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है हमारा, वो सॉफ्टवेयर हम किससे बनाते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से हम क्या लिखते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेसिकली बग कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि है, जबकि ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस तो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारी कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है। तो यहां पे हमें याद रखना है कि बग कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, आस्की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल तीनों प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि आस्की एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोबोल की। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज 1959 में आई और इसका प्रयोग, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, कॉमन बिजनेस, तो इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला, सूत्र किस में काम आते हैं? गणित विज्ञान में। तो फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो 1957 में आई। अगली प्रोग्रामिंग भाषा है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह भी एक उच्च स्तरीय भाषा है जो 1964 में आई। जबकि हमारा आस्की, आस्की एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह अमेरिका के द्वारा विकसित एक स्टैंडर्ड कोड है, एक मानक कोड है, जिसका प्रयोग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड पर उपस्थित प्रत्येक अक्षर, अंक, चिन्ह का एक आस्की कोड होता है और इंटरनेट पर जो हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो इसी आस्की कोड के माध्यम से किया जाता है। तो यहां पर फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल तीनों तो प्रोग्रामिंग भाषा है और आस्की एक कोड है। आस्की एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, द सीडी अल्फाबेट्स इन सीडीएस आईएस स्टैंड्स फॉर। तो जैसा कि आपको पता है सीडीएस आईएस एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको पता है ये सीडीएस आईएस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसे यूनेस्को ने 1985 में डेवलप किया था, विकसित किया था। भारत में इसका विवरण भारत सरकार का एक अंग निषाद कर रहा है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित हुआ, उसके बाद सी, जावा सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये विकसित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल पता है हमारा कि इंटरनेट में, नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो नियमों का समूह होता है उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। यहां पर एचटीटीपी आपको पता है, हम कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो सबसे पहले एचटीटीपी लिखा आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई आपको मेल भेजना है तो उसके लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग आपको पता है जो हमारा इंटरनेट है वो इसी प्रोटोकॉल मॉडल पर आधारित है। तो यहां पर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो तो इंटरनेट पे दो कंप्यूटरों को जोड़ता है, और जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो कंप्यूटरों के मध्य, जो इंटरनेट पे कंप्यूटर जुड़े हैं उनके मध्य सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करता है। तो एचटीटीपी, एसएमटीपी, टीसीपी/आईपी तीनों नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जबकि Z39.50 नाम का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि अभी जो हमारा पेपर आउट हुआ 2019 वाला, दिसंबर 2019 में जो पेपर आउट हुआ और जो 2016 में पेपर आया, इसके क्वेश्चनों में बहुत अंतर है। 2019 का बहुत सरल था, 2016 का पेपर इसके कंपैरिजन में हार्ड था। तो हमें बहुत बारीकी से तैयारी करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ बैप 2.0 टूल। निम्न में से कौन सा बैप 2.0 उपकरण नहीं है। तो आपको पता है फेसबुक एक बैप टूल है, ये वेबसाइट के माध्यम से चलता है। ब्लॉक भी बैप टूल है, ये भी वेबसाइट के माध्यम से चलता है। RSS फीड, ये क्या है हमारा, ये भी एक बैप टूल है, ये भी एक वेबसाइट जैसा ही टूल है। तो फेसबुक, ब्लॉग, RSS फीड ये एक वेबसाइट जैसे टूल है। तो बेसिकली हम इन तीनों को एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों वेब उपकरण है। जबकि यूजीसी इन्फोनेट एक ये डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्स्टोरियम है जो 2004 में लॉन्च हुआ। तो बेसिकली ये कोई एक वेबसाइट या एक वेब प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है हमारा, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्स्टोरियम है। तो फेसबुक, ब्लॉग, RSS फीड ये तीनों हमारे वेब 2.0 उपकरण है, जबकि यूजीसी इन्फोनेट एक डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्स्टोरियम है जो ईयर 2004 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बेसिकली एक जनरल का नेम है, एक शोध पत्रिका का नेम है। और आपको पता है शोध पत्रिका हमारा एक प्राथमिक स्रोत होता है, प्राथमिक सूचना स्रोत होता है। और जो हमारे जनरल का जो नंबर होता है उस नंबर को बोलते हैं ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो 8 अंकों का होता है। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबद्ध है। तो जैसा कि आपको पता है यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों सर्च इंजन है, गूगल, याहू, साइरस,
अल्टा विस्टा, ये चारों सर्च इंजन है। लेकिन जो साइरस है उसका प्रयोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, वैज्ञानिक जानकारियों को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो यहां पर साइरस एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सर्च इंजन है, वैज्ञानिक जानकारियों के लिए सर्च इंजन है साइरस, जबकि गूगल, याहू, अल्टा विस्टा भी हमारे सर्च इंजन है। दोस्तों, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट वीडियोज को देख सकें। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यह लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती है। तो आपको पता है मेनली दो प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं हमने पढ़ी हैं, निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषाएं दो पढ़ी है, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। उच्च स्तरीय भाषाएं अनेक पढ़ी हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा था फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, इसके अलावा पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। तो बेसिकली जो निम्न स्तरीय भाषाएं होती है, मशीन भाषा एवं असेंबली भाषा, ये मशीन पर निर्भर होती है। अतः हमने जिस मशीन पर प्रोग्राम लिखा है वह उसी मशीन पर चलेगा, दुनिया की दूसरी मशीन पर वो चल जाए ये इजी टास्क नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और जबकि अगर हमने कोई प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा है तो एक मशीन पर हमने प्रोग्राम लिखा है तो उसे किसी भी मशीन पर चलाया जा सकता है। तो जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं वो पोर्टेबल होती हैं, वो मशीन पर निर्भर नहीं होती है। अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं वो मशीन स्वतंत्र, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है। तो आपको पता है जो ई जनरल हैं, जो हमारी ई जनरल शोध पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला देखते हैं, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड्स। तो आपको पता है आजकल शोध पत्रिकाएं हैं, ई जर्नल्स हैं, सभी जर्नल्स की वेबसाइट है, तो ये बेसिकली डिजिटल माध्यम से तो वितरित की जाती है, ये कथन सत्य है। दे ऑल्सो हैव एडिटर्स और एडिटोरियल बोर्ड, इनका भी संपादक या संपादकीय बोर्ड होता है। तो जैसा कि आपको पता है हम इस जर्नल में कोई भी अगर ऑथर है, कोई भी पेपर पब्लिश करेगा, कोई भी अपने शोध कार्य को पब्लिश करेगा तो बेसिकली उसकी ऑथेंटिसिटी जांचनी होगी, चेक करना होगा कि जो उसमें मैटर है वो सही है या नहीं है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो कॉपीराइट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें संपादक और संपादकीय बोर्ड की जरूरत होती है, और ये संपादक संपादकीय बोर्ड एक जनरल में, एक ई जनरल में होता है। दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी जनरल मुफ्त में उपलब्ध हो जाए, निःशुल्क उपलब्ध हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाए। तो बेसिकली यहां पर यह कथन असत्य है, दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है, यह कथन असत्य है। इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है, दे आर पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर, हाँ इनका भी पब्लिकेशन एक सीरियल नेचर में क्रमिक अंतराल में होता है। इनमें जो मॉडल फॉलो होता है वो होता है वॉल्यूम इश्यू मॉडल। ई जनरल, जनरल शोध पत्रिकाओं को पब्लिश करने के लिए, इनका पब्लिकेशन करने के लिए वॉल्यूम इश्यू मॉडल को फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, आपको पता है डी स्पेस, ग्रीन स्टोन दोनों ही डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये दोनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है डी स्पेस और ग्रीन स्टोन। तीसरा है विंडोज, चौथा है लाइनेक्स। तो आपको पता है पहला और दूसरा डी स्पेस, ग्रीन स्टोन दोनों डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो मेनली डी स्पेस और ग्रीन स्टोन तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है
और विंडोज और लाइनेक्स ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से हमारे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से हमारा जो लाइनेक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज है वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको पता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मालिकाना सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति या कंपनी के पास होता है। तो आपको पता है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है, बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो इसका स्वामित्व बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। अगर हमें विंडोज का प्रयोग करना है तो हमें इसका एक लाइसेंस परचेज करना होगा एक कीमत अदा करके, जबकि डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, लाइनेक्स इनको हम बिना किसी कीमत अदा करें, बिना कोई लाइसेंस परचेज करें, हम इनको प्रयोग में ले सकते हैं। तो डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, लाइनेक्स तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है ई प्रिंट क्या है, व्हाट इज ई प्रिंट्स। तो ई प्रिंट आपको पता है एक डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, उसी तरह से ई प्रिंट्स भी एक डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा एक फेडोरा भी एक डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और ये चारों के चारों क्या हैं, रेपोसिटरी सॉफ्टवेयर हैं। रेपोसिटरी में क्या स्टोर होता है, मेटा डेटा, डेटा के बारे में डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो ई प्रिंट्स एक डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एक रेपोसिटरी सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, ई प्रिंट्स, फेडोरा ये हमारे डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये रेपोसिटरी सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर आंसर करेक्ट होगा कि ई प्रिंट एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है, तो ई शोध सिंधु एक कंसोर्टियम है जो उच्च शिक्षाओं के लिए है, उच्च शिक्षाओं के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए जो कंसोर्टियम बनाया गया वो क्या है हमारा, ई शोध सिंधु। और ये जो ई शोध सिंधु है वो चलता है इनफ्लिमनेट पे, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क पे। तो ई शोध सिंधु एक कंसोर्टियम है फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, उच्च स्तरीय शिक्षाओं के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए ई शोध सिंधु कंसोर्टियम का प्रयोग किया जाता है। यह इनफ्लिमनेट का एक प्रोग्राम है, यह इनफ्लिमनेट पे चलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिमनेट से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है शोध गंगा, शोध गंगा एक ई थीसिस का भंडार है। तो ये हमारा किस पे चलता है, इनफ्लिमनेट पे। शोध गंगा यूजीसी इनफ्लिमनेट का एक प्रोग्राम है, ये ई थीसिस का भंडार है। शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री में क्या होता है, शोध गंगोत्री में हमारे जो सिनोप्सिस होते हैं, जो हमारा शोध कार्य है उनके सिनोप्सिस का भंडार होता है शोध गंगोत्री। यह भी एक इनफ्लिमनेट का प्रोग्राम है, यह भी एक यूजीसी का प्रोग्राम है। ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु हमने अभी पढ़ा था उच्च स्तरीय शिक्षाओं के लिए एक कंसोर्टियम है, उच्च स्तरीय शिक्षाओं के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है। तो शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु ये तीनों इनफ्लिमनेट पे चलते हैं, यूजीसी के प्रोग्राम में ये तीनों कंसोर्टियम है, जिसमें शोध गंगा ई थीसिस का भंडार है, शोध गंगोत्री सिनोप्सिस का, ई सिनोप्सिस का भंडार है, ई शोध सिंधु का प्रयोग उच्च स्तरीय शिक्षा के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि शोध यमुनोत्री हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो इनफ्लिमनेट का से संबंधित एक प्रोग्राम नहीं है वो है शोध यमुनोत्री। शोध गंगोत्री, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ही हम ये डिस्कस कर चुके हैं, शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रेपोसिटरी है। शोध गंगोत्री इज अ नेशनल लेवल रेपोसिटरी ऑफ ई सिनोप्सिस, ई सिनोप्सिस की एक नेशनल लेवल रेपोसिटरी है। तो बेसिकली ई शोध, ई जो हमारा शोध गंगोत्री है
वो क्या है? शोध गंगोत्री हमारा ई सिनोप्सिस का भंडार है। शोध गंगोत्री ई सिनोप्सिस का भंडार है। शोध गंगा ई थीसिस का भंडार है। और ई शोध सिंधु कि क्या है हमारा? ई शोध सिंधु उच्च स्तरीय शिक्षाओं के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षाओं के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए एक कंस्टोरियम है। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर जनरेशन से, समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा? तो आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से किया जाने लगा। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है वो है 1964 से 1975, उसमें हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद हमारी चौथी पीढ़ी में आया वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर जो अभी वर्तमान में पांचवी पीढ़ी में चल रहा है वो चल रहा है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है उसमें प्रयोग किया जाता है आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? तो कंप्यूटर में जो मेनली जो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं वो आती है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग में ही एक प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की मुख्यतः 2 भाषाएं होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। आपको पता है मशीन लैंग्वेज के बिना तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्यूटर केवल एक ही प्रोग्रामिंग भाषा समझता है, वो है मशीन भाषा। और ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मशीन भाषा और असेंबली भाषा दोनों मशीन पर निर्भर होती है और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती है। तो जो मेनली 3 प्रोग्रामिंग भाषाएं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की 3 बेसिक प्रोग्रामिंग भाषाएं, बुनियादी भाषाएं जिनका प्रयोग करते हैं। इसमें और भी ऑप्शनों को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन जीरो, तो जीरो टाइप की कोई प्रोग्रामिंग भाषा ही नहीं है। लो और हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं लेकिन जीरो टाइप की कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कोबॉल, बेसिक, प्रोलॉग, ये तीनों उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो इसमें निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्ट्रान, पीएलआई, स्नोबॉल, ये भी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन 4 में तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। तो ये तीनों कंप्यूटर की बुनियादी भाषाएं हैं। अगला है, निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो आपको पता है जो ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, उसका अमेजॉन ने एक डिवाइस तैयार किया ई बुक को रीड करने के लिए और उसका नाम है किंडल। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है लाइब्रेरियन के। तो बेसिकली अमेजॉन का एक ई बुक डिवाइस है, ई बुक रीडिंग डिवाइस है जिसे हम किंडल कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा अमेजॉन। किंडल इज द ई बुक रीडिंग डिवाइस बाय अमेजॉन। निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो अमेजॉन का ई बुक रीडिंग डिवाइस है किंडल। तो किंडल एक अमेजॉन कंपनी का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट इज नॉट यूज बाय ई बुक रीडर? बीआरएफ, ईपब, पीडीएफ, आरटीएफ। तो जैसा कि आपको पता है बीआरएफ जैसा हमने कोई नाम ही नहीं सुना है। ईपब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन एक ई बुक रीडर है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यह भी एक ई बुक रीडर है। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यह भी एक ई बुक रीडर है। तो हमें इन तीनों की फुल फॉर्म तो याद करनी है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, और हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों ई बुक रीडर हैं, जबकि बीआरएफ एक ई बुक रीडर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एमएस डॉस बूट डिस्क को एक आवश्यक फाइल है?
तो बेसिकली एमएस डॉस बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फाइल ऑफ अ एमएस डॉस बूट डिस्क? तो आपको पता है पहले तो एमएस डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक बार में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यह भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यह भी एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली इस एमएस डॉस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें एक बूट डिस्क की एक फाइल की आवश्यकता होती है। उस फाइल को हम बोलते हैं command.com। तो command.com फाइल है, उसी से हमारा एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होता है, वो चलता है। तो बेसिकली एमएस डॉस बूट डिस्क के लिए एक आवश्यक फाइल है command.com। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका आपने गहराई से विश्लेषण किया होगा। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है, हमें सभी ऑप्शन को देखने की जरूरत है, और हमारे आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार देख लें और वापस एक बार देख के कॉपी में एक एक क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लें। थैंक यू।